जय हिंद साथियों, आपने अफगानिस्तान की वर्तमान स्थिति के बारे में तो सुना ही होगा, जहां पर आतंकी संगठन तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया है और अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी देश छोड़कर भाग गए हैं और उन्होंने यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात में शरण ली। साथियों, अगर हम तालिबान या मुजाहिदीन लड़ाकों के इतिहास पर प्रकाश डालें तो इनका उदय उस समय हुआ जब अफगानिस्तान में नूर मोहम्मद ताराकी की कम्युनिस्ट सरकार थी, जिसको रसिया से पूर्ण समर्थन प्राप्त था। क्योंकि जो कम्युनिस्ट पार्टियां होती हैं या कम्युनिस्ट सरकारें होती हैं वो धर्म पर विशेष ध्यान नहीं देती हैं, इसलिए वहाँ के जो कट्टरपंथी लोग थे उन्होंने सरकार के खिलाफ युद्ध का आरंभ कर दिया। नूर मोहम्मद ताराकी की पार्टी की ही एक व्यक्ति थे जिनका नाम था हफीजुल्लाह अमीन, जिनसे नूर मोहम्मद ताराकी की कुछ खास पटरी नहीं खाती थी, इनके बीच बहस होती थी। हफीजुल्लाह अमीन ने देशवासियों को यह बताया कि जो नूर मोहम्मद ताराकी है वो अब नशा करने लगा है और वह देश चलाने के काबिल नहीं है और उसकी गुप्त रूप से हत्या करवा दी। चूँकि उस समय सोवियत संघ और अमेरिका के बीच कोल्ड वॉर चल रहा था, यह स्थिति देखते हुए अमेरिका ने इस स्थिति का फायदा उठाने का प्रयास किया और उन्होंने हफीजुल्लाह अमीन को अपने तरफ शामिल करने के लिए कहा। जब यह बात सोवियत संघ यानी कि रसिया को पता चली तो उसने सन 1979 में वहां पर अपनी सेनाएं उतार दीं। सोवियत संघ की सेनाओं ने हफीजुल्लाह अमीन की हत्या कर दी और वहां पर तख्ता पलट करके वबराक कमाल को वहां का नया राष्ट्रपति घोषित कर दिया। चूँकि तालिबानी कट्टरपंथी व्यक्तियों को यह पसंद नहीं था कि कोई उनके देश में आकर हस्तक्षेप करे, इसलिए उन्होंने गृह युद्ध प्रारंभ कर दिया और सन 1979 से 1989 तक सोवियत संघ और अफगानिस्तान मुजाहिदीन, जिनमें तालिबान भी एक संगठन था, इनके बीच गृह युद्ध चला। सन 1989 में रसिया में भी शासन बदला और वहाँ के नए राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोव बने, जिन्होंने घोषणा कर दी कि वो अफगानिस्तान में स्थित रसिया की सेनाओं यानी कि सोवियत संघ की सेनाओं को वापस बुला रहे हैं। सोवियत संघ ने अफगानिस्तान से अपनी वापसी के समय वहां का नया राष्ट्रपति मोहम्मद नफीजुल्लाह को बना दिया। चूँकि इसके बाद सोवियत संघ कई छोटे छोटे हिस्सों में टूट गया, इसका एक बड़ा हिस्सा रसिया है, तो वह अब अफगानिस्तान की मदद भी नहीं कर सकता था और वहां पर जो मुजाहिदीन लड़ाके थे और भी जो आतंकी संगठन थे उनका प्रभाव बढ़ता जा रहा था और उनकी मदद अमेरिका व सऊदी अरब जैसे अन्य देश भी कर रहे थे। इन सभी घटनाओं के बाद तालिबानी लड़ाकों या मुजाहिदीनों ने वहाँ के राष्ट्रपति मोहम्मद नजीबुल्लाह की हत्या कर दी और वहाँ पर सन 1996 तालिबान का शासन आ गया और उसने पूरे अफगानिस्तान के भाग पर कब्जा कर लिया। इसके बाद अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमले के बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान में मोहम्मद बिन लादेन की खोज में अपनी सेनाएं उतार दी और तालिबान का अंत सा कर दिया। इसके बाद जो तालिबान या अन्य आतंकी संगठनों के लड़ाके थे, या तो वो पाकिस्तान बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान में आ गए या वहीं कहीं छुप गए। और तालिबान का जो मुख्य लीडर था उसका नाम था मुल्ला उमर, जो एक मस्जिद में नमाज पढ़वाया करता था, जिसने सोवियत संघ के खिलाफ युद्ध में अपनी खास भूमिका अदा की थी। तो ये था तालिबान का पिछला इतिहास। साथियों, यदि हम अफगानिस्तान में अभी वर्तमान स्थिति देखें तो वो स्थिति पूरे मानव समाज और पूरी मानवता को तार तार कर देगी। वहाँ पर औरतों पर बहुत जुल्म हो रहे हैं। यदि किसी औरत का बुर्का पहनने में कोई अंग दिख रहा है बाहर तो उसकी वहीं गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। तालिबानी तो इतने नीची हद तक गिर चुके हैं
कि वो 6-7 वर्ष की बच्चियों को भी नहीं बख्श रहे। काबुल एयरपोर्ट लोगों की भीड़ से पूरी तरह से भरा हुआ है। लोग कैफे ना कैफे करके अफगानिस्तान से निकलना चाहते हैं। कुछ लोग ईरान में शरण ले रहे हैं तो कुछ लोग उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान में भाग रहे हैं। यह हमें दर्शाता है कि तालिबान कितना खतरनाक और जुल्म करने वाला संगठन है। कुछ लोग तो एरोप्लेन में जगह न मिलने से उसके ऊपर बैठ रहे हैं और ऐसे ही कुछ लोगों की एरोप्लेन से गिरकर मौत भी हो चुकी है। और यदि हम बात करें तुर्की की, जो कहता है कि वो मुसलमानों का मसीहा है, कहीं भी मुसलमानों पर अत्याचार होगा तो वह खड़ा रहेगा, लेकिन उसने भी जो ईरान सीमा है उस पर बड़ी सी ऊंची दीवार बनाना प्रारंभ कर दिया है, जिससे कोई भी अफगानिस्तानी शरणार्थी उसके देश में प्रवेश न कर सके। ये तो सभी को ज्ञात है कि पाकिस्तान ने हमेशा ही आतंकी संगठनों की मदद की है। इसी प्रकार अब भी तालिबान की पाकिस्तान भरपूर मदद कर रहा है और तालिबान के जो लड़ाके पाकिस्तान की जेलों में बंद हैं उन्हें भी पाकिस्तान ने अब रिहा करना शुरू कर दिया है। चाइना और कतर जैसे देश भी तालिबान को समर्थन दे रहे हैं। और यदि हम भारत में स्थिति देखें, जो लोग हमेशा भारत में कहते हैं कि यहाँ के लोग असहिष्णु हो गए हैं और यहाँ पर अब रहने योग्य नहीं बचा, और जो हमेशा हमें मानवता का पाठ पढ़ाते हैं, वो भी इस घटना पर, इतने बड़े मानवता के संघार पर वो भी अपना मुंह बंद किए हुए बैठे हैं। साथियों, अगर यही स्थिति इजराइल, फिलिस्तीन या नॉन मुस्लिम किसी भी राष्ट्र में होती तो अभी तक भारत के जो लिबरल लोग हैं, जो मानवता के तथाकथित संरक्षण करने वाले लोग हैं और जो हर छोटी सी बात को भारत में उछालते हैं जिससे भारत की बदनामी हो सके, वो अभी तक धरने पर बैठ जाते और ट्विटर पर ट्रेंड भी चलाने लगते। और इसी बीच शांति प्रिय समुदाय से संबंध रखने वाले समाजवादी पार्टी के संभल से सांसद शफीक उर रहमान बर्क ने कहा है कि जिस तरीके से भारत के स्वतंत्रता सेनानियों ने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़ा था और उन्हें देश से भगाया था, यही तालिबान कर रहा है। और उन्होंने तालिबान से हमारी स्वतंत्रता सेनानियों की तुलना करके हमारी स्वतंत्रता सेनानियों का बहुत बड़ा अपमान किया है। और अमेरिकी न्यूज एजेंसी CNN की वरिष्ठ पत्रकार वो भी अब वहां पर बुर्के में आ गई हैं। यदि हम अफगानिस्तान की सभी स्थितियों को एक एक मोती समझ के एक धागे में पिरोएं तो एक बात यह सामने आती है कि वहां पर औरतों पर बहुत जुल्म हो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को मारा जा रहा है, लोगों को दिन दहाड़े AK-47 से मार दिया जाता है और उन पर बहुत सारे अत्याचार किए जा रहे हैं और यह मानवता का सबसे बड़ा हनन है। मेरा आज का पैगाम है उन तथाकथित लिबरल और बामी कामी लोगों के नाम जो कि अफगानिस्तान में तालिबान के महिलाओं पर अत्याचार पर आज भी चुप हैं, और शांति प्रिय समुदाय के वो लोग जो कि तालिबानों की तुलना हमारी स्वतंत्रता सेनानियों से कर रहे हैं। मेरा उनसे यही अनुरोध है कि यदि आपको शरिया लॉ इतना ही पसंद है तो आप एक बार हुआ ही अफगानिस्तान। मैंने तो ये भी सुना है कि वहाँ पर जो मकान है बहुत ही सस्ते दाम में मिल रहे हैं, तो मेरा आपसे यही अनुरोध है कि जाइए एक बार और वहाँ का भी मुआयना करके आइए। तो अंत में मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूँ, जय हिंद, जय अखंड भारत।